नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओल्ड मॉन्क्स फिलोसॉफी ऑप्शनल 2021 का मेंस का पेपर का एनालिसिस हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ए बी एंड सी विल एनालाइज, जो वेस्टर्न फिलोसॉफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ए, प्रेजेंट क्रिटिकल एक्सपोजिशन ऑफ हुसरल्स क्रिटिसिज्म ऑफ नेचुरल एटीट्यूड। हाउ डज हुसरल प्रपोज टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन नेचुरल एटीट्यूड थ्रू हिज फेनोमेनोलॉजिकल मेथड। यानी नेचुरल एटीट्यूड में क्या इश्यूज है उसको हुसरल किस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, एंड देन हाउ दे एड्रेस टू दिस इशू थ्रू हीज फेनोमेनोलॉजिकल मेथड। ये सवाल है, सिंपल था, 20 मार्क्स का। आपको वेस्टर्न फिलोसॉफी की जो अपने इंडियन ओल्ड मॉन्क्स के जो क्लास नोट्स है उसमें पेज नंबर 221 पे ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। हालांकि वो इट्स मिडल ऑफ इन एक्सप्लेनेशन है, तो आपको बस वो नेचुरल एटीट्यूड वाला वर्ड लोकेट करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा, बट राइट ऑन द टॉप ऑफ दैट पेज इट इज गिवन। द क्वेश्चन वॉज फोकस्ड ऑन ब्रैकेटिंग, दैट इज इपोश। द कैंडिडेट इज सपोज टू एक्सप्लेन द थेसिस ऑफ अ नेचुरल एटीट्यूड एंड हाउ हुसरल सस्पेंड्स दिस बिलीफ। इस बिलीफ को किस प्रकार से सस्पेंड करते हैं ये कहना है आपको, यहाँ पे लिखना है। द बिलीफ इज दैट द वर्ल्ड एंड द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ and apart from being related to the consciousness. So, by suspending this belief, Husserl create a relation between the world of object and the consciousness. ये है इसका नेचुरल एटीट्यूड का कंसेप्ट, जिसको इस ऑब्जेक्टिव पे ऑब्जेक्शंस के थ्रू वो न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करते हैं। फर्दर, Husserl advocates transcendental consciousness which constitutes this world. Here, bracketing helps in grasping the essence and radical and universal elimination of any factual existence, that is the factualist kept in bracket, in short, यानी जो fact है। This is how, by elimination of existence and bracketing of essence, Husserl established phenomena correctly. Thus, phenomenology deals with insights into the essence without regard to the empirical conditions of this world. So, epoch of the Husserl found to be similar with the doubt of the Descartes. ये जस्ट एक कोरिलेटिव पॉइंट मैंने, हालांकि यू नो कि मैं बहुत ही क्रिस्पी प्रिसाइज जितना होता है उतना ही नेसेसरी देता हूँ यहाँ पे, नॉट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। सो ये एक्सप्लेनेशन को आप बढ़ा चढ़ा के अपने आइडियोलॉजी और फिनोमेनोलॉजी के कंसेप्ट भी अप्लाई करके इसको और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। बट इसेंस ये है इसका कि किस प्रकार से उन्होंने नेचुरल एटीट्यूड को क्रिटिसाइज किया है और उसके पीछे उसके क्या रीजंस थे, एंड हाउ ब्रैकेटिंग इज हेल्पफुल इन दिस। तो अभी इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, एक्सप्लेनेशन, कोरिलेशन, कंक्लूजन, ये तो सब अपने आप आएगा ही, जैसे कि हम आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन में हर बार देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4b। आई कैन ऑलवेज चूज बट आई ऑट टू नो दैट इफ आई डू नॉट चूज आई एम स्टिल चूजिंग। क्रिटिकली डिस्कस सार्त्रे's conception of a choice and responsibility in the light of above statement। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 15 मार्क्स के लिए पूछा गया था ये, कि पेज नंबर 244 और 245 के वेस्टर्न फिलोसॉफी के ओल्ड मॉन्क्स के जो क्लास नोट्स है इसमें आपको मिल जाएगा ये कंटेंट, कि एक्चुअली ये कैसे रिलेट करना चाहिए, कि इन्होंने क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये ऐसे स्टेटमेंट्स कहीं से उठाए जाते हैं और उसका आपको टिपिकल कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन करिए ऐसा पूछते हैं। कई बार स्टूडेंट ऐसे स्टेटमेंट्स में इतने झुंझला जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है ये स्टेटमेंट को मैं कैसे, क्या यानी करना क्या है इसमें, करना कुछ भी नहीं है। वो बस आपको बताना चाहते हैं कि चॉइस का इनका एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है ये एक्सप्लेन करिए, कि जिससे ये जस्टिफाई हो जाए कि जब आप कुछ चूज भी नहीं करते हो तभी भी वो अपने आप में एक चॉइस बन जाती है। तो आपका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा हो कि अपने आप में आपके एक्सप्लेनेशन में ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं फिट बैठ जाए, ये आपका प्रयास होना चाहिए। और इसको क्रिटिकली डिस्कस बोला है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे एनालिसिस होना चाहिए कि चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि इन द लाइट ऑफ अबाउट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। This question follows from the famous statement of Sartre, that is, man is condemned to be free because the existence of a human being is different from other things, as human can exercise choice. Animals में वैसा नहीं हो सकता है, but with choice comes the responsibility. That's why we are responsible for what we choose. लेकिन choice के बारे में एक अच्छा आगे एक पॉइंट बताते हैं। According to Sartre, man makes himself through his choices. We usually make choice between different alternatives while accepting which is more valuable, obviously. Sartre suggests nothing is better for us unless it is better for all. Thus, he adds the element of a responsibility. यानी ये बात तो ठीक है कि मैं
वाइज चॉइस करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू चूज, you must choose with certain understanding that whatever you are going to choose right now will have an implications on the society as a whole, or it is going to impact the public at a large. So when you come to know that my choice is impacting the other people or even the society, then you become immediately responsible, and that's how choice and responsibility got connected. द सात्रे कंडेम्स मेन टू बी फ्री। कंडेम्ड इसलिए क्योंकि वो फ्री है, वो चॉइस करे तो भी फ्री है, ना करे तो भी वो फ्री ही माना जाएगा, बिकॉज इवन इफ इट इज नॉट चूजिंग, इट इज अगेन गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट समवेयर सर्टेनली इन द डोमेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज पब्लिक पे इन अ सोसाइटी एट अ लार्जर स्केल आपके चॉइस ना करने से भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, बिकॉज even if one does not choose anything, he is making the choice, and so by not making any choice, he bears the responsibility, as we are responsible for not only for our own individuality but also for all men. We choose for everyone when we choose. जब हम कोई भी चॉइस करते हैं तो वो सामान्य पब्लिक के लिए भी वो उसका लार्जर स्केल पे इम्पैक्ट होता है। बट दिस अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन काइंड कॉजेज सिचुएशन ऑफ एन एंग्विश एंड एंग्जाइटी। अरे मैं ये कुछ करने जाऊँगा तो कुछ गलत हो सकता है क्या, तो इससे क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे हम इनएक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है कि जाने तो कुछ करते ही नहीं है, किसी का नुकसान होने से अच्छा है कि मैं वो चॉइस करूँ ही नहीं, लेकिन उससे भी नुकसान होता है। इसीलिए वो एंग्जाइटी और एंग्विश को वो लिखते हैं कि फॉर दिस सात्रे सेज इवन दिस इनएक्शन ड्यू टू एंग्जाइटी इज अ मैटर ऑफ चॉइस। सो वो भी अपने आप में एक चॉइस होता है। सो ये इनएक्शन इज नॉट दैट वाई, दैट इज द रीजन कि नॉट एक्सेप्टेबल। So whenever, then ultimately if you have to choose in any way, then choose the valuable, choose something that is good for all, ऐसा वो कहते हैं। तो यही आपको कंपोनेंट लिखना था, इधर उधर घुमा के बहुत कुछ आप ऐड कर सकते हो इसमें सारे के रेफरेंस से कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसेंस जो एग्जिस्टेंस जो होता है वो इसेंस से पहले एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स द इसेंस, ऐसा वो उनका एक फेमस डिक्टम है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं पे हम एग्जिस्टेंशियल लेवल पे ही चीज़ें ज़्यादातर कंसर्न होते हुए नज़र आती है। तो बहुत कुछ लिखने लायक है, मैंने बस इसका क्रक्स इसमें आपको दिया है सो दैट डायरेक्शन आए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4C। व्हाट डज विटगेन्स्टाइन मीन बाय द स्टेटमेंट वेयर ऑफ वन कैन नॉट स्पीक देयर ऑफ वन मस्ट बी साइलेंट, क्रिटिकली डिस्कस। ये स्पेसिफिकली अर्ली विटगेन्स्टाइन में आपको मिल जाएगा, वेस्टर्न फिलोसॉफी की जो ओल्ड मॉन्क्स के क्लास नोट्स है 178 पेज पे आपको वहाँ पर सब डिस्कशन आपको दिख जाएगा। कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन द नोशन ऑफ अ साइलेंस, कि साइलेंस का नोशन किस प्रकार से विटगेन्स्टाइन ने एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू विटगेन्स्टाइन लैंग्वेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ थॉट, वो लिंग्विस्टिक एनालिसिस की बात करते हैं, बिकॉज दे ऑल यानी मूर, रसल, अर्ली विटगेन्स्टाइन आर क्रिटिकली और टिपिकली डिफाइंड एज अ एनालिटिक फिलोसोफर हु हैव डन अ लिंग्विस्टिक एनालिसिस। So he does the semantic analysis of a language because he was of the opinion that the philosophy does not deal with the so-called problems of a life. It does not deal with the problems of a life because वो philosophy के dimension से होता ही नहीं है। Accordingly, he develops transcendentalism to refer to the metaphysical self. यानी जो मेटाफिजिकल सेल्फ है उसके लिए वो ट्रांसेंडेंटलिज्म को रेफर करते हैं। दिस एस्पेक्ट मेंशंस अबाउट द डोमेन ऑफ अ साइलेंस, वो करते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म, ये ऐसा एक एस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफी है जहाँ पे आपके लिंग्विस्टिक एनालिसिस या लैंग्वेज एनालिसिस से वो इतना बताते हैं कि वहाँ पे डोमेन ऑफ साइलेंस होना चाहिए। हेंस ही कंक्लूड्स दैट फिलोसॉफी इज नॉट अ थ्योरी बट एन एक्टिविटी। तो डोमेन ऑफ साइलेंस का मतलब क्या होता है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे वो ये बोलने का प्रयास करते हैं कि जहाँ पे आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, वेयर ऑफ वन कैन नॉट स्पीक देयर ऑफ वन मस्ट बी साइलेंट। अगर वहाँ पे कुछ बोला नहीं जा सकता तो वहाँ पे उसने साइलेंट रहना चाहिए। वो उनकी फिलॉसफी का स्पेसिफिकली ट्रांसेंडेंटलिज्म के बारे में का एक्सप्लेनेशन है, जिसको वो नोशन ऑफ साइलेंस के तहत एक्सप्लेन करते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक दिस मस्ट हैव बीन द ईजीएस्ट क्वेश्चन अमॉन्ग ऑल दी थिंग्स। तो वेस्टर्न में से भी क्वेश्चन नंबर 2 और 4 काफ़ी ईजी थे जो कैंडिडेट सॉल्व कर सकते थे। ऑब्वियसली 3 वाज क्वाइट अ टफ वन, बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं पूछा गया था जैसे कि ये तीनों पूछे या क्वेश्चन नंबर 2 ABC पूछा है। तो आई होप कि कैंडिडेट का चॉइस इवन लाइक सार्त्रे सेज यू शुड मेक अ बेटर चॉइस व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। ओके, वेस्टर्न में बहुत कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है
अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बट उसका फ्लो, क्या क्या लिखते आना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, ये भी कैंडिडेट ने एक्सपर्टली उस पर प्रिपरेशन करना चाहिए। ध्यान से वो काम करा तो अपने आप वो वेस्टर्न में से भी 2 क्वेश्चन आराम से चूज कर सकता है, और उसका जो डर होता है ऑप्शनल के बारे में का वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, सो वी आर लीडिंग ऑन द पाथ कि एक अच्छा डायरेक्शन मिले स्टूडेंट को और उससे वो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करे। लेट्स सी। So thank you for watching, guys. You can get in touch with me through the WhatsApp number, email ID, and you can join our online batches anytime you want. Recorded lecture जो लेक्चर्स है उसका एक्सेस मिल जाएगा आपको, और ये एप्लीकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप एंड स्टार्ट गेटिंग इन टच विथ अस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।